सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, कृष्णा सोबती जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने इस एकाग्र की पहली कड़ी में प्रयाग शुक्ल जी के संस्मरणात्मक वक्तव्य को सुना और उस संवाद में कृष्णा सोबती जी से जुड़े हुए जाने कितने रंग हमारे सामने सहज ही खुलते गए। आज इस एकाग्र की यह दूसरी कड़ी है और इसमें बतौर वक्ता आज मैं स्वयं उपस्थित हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैंने उनके महत्वपूर्ण उपन्यास जिंदगी नामा पर लिखा था, जिसका एक संपादित अंश आजकल में प्रकाशित हुआ था, आजकल के अप्रैल 2019 के अंक में। वह एक सुदीर्घ आलेख है, एक पुस्तिका जैसा आलेख। उसका कुछ अंश मैं आज यहां रखता हूं, क्योंकि उसे आद्योपांत पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें काफी समय चला जाएगा। जिंदगी नामा, जिसकी चर्चा आगे भी होगी और होनी ही चाहिए, किस तरह कृष्णा सोबती जी के रचनाकार के लिए एक खास महत्व रखता है, इस पर आज कुछ बातचीत करते हैं। इसका शीर्षक मैंने रखा है, कृष्णा सोबती के लेखन में हिंदुस्तानी जिंदगी का आख्यान, जिंदगी नामा के विशेष संदर्भ में। मित्रों, इस आलेख की शुरुआत मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्धरण से करना चाहता हूं, जो किसी और का नहीं, कृष्णा सोबती जी का ही है। वे लिखती हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसकी मूल और आंतरिक प्रेरणा सत्य है, केवल साहित्य ही एक ऐसा कवच है जिसके भीतर वह अपनी अस्मिता को सुरक्षित रख सकता है। देख रहे हैं कि किस तरह कृष्णा सोबती हमेशा से साहित्य को वरीयता देती हुई आई है। मित्रों, कृष्णा सोबती एक ऐसी रचनाकार है जो लेखन मात्र को सर्वाधिक समर्पित दिखती हैं। वे हिंदी की या भारतीय साहित्य की एक ऐसी शब्दकार हैं जिनके लिए उनके लेखन और उनके जीवन में अभेद की स्थिति आ गई है। और कुछ अतिशयोक्ति न हो तो यह भी कहा जा सकता है कि हिंदी गीतों के पार्श्व गायन में जो स्थान लता मंगेशकर का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान कृष्णा सोबती जी का है। साधना और संकल्प दोनों ही स्तरों पर इन दोनों में हम कई समानताएं ढूंढ सकते हैं। अपनी अपनी कला के लिए इन दोनों का त्याग भी उतना ही उल्लेखनीय है। जहां तक
कृष्णा सोबती जी के गद्य की बात है या उसके प्रभाव की बात है, तो उसमें एक गजब किस्म की कशिश है, एक ऐसा खिलंदड़ापन है जो उनके मिजाज और भाषा दोनों में ही है। जीवन जीने की उनकी जो अनूठी और अपारंपरिक शैली है, वही अनूठापन और नवीनता उनके लेखन में भी दृष्टिगोचर है। जीवन भर भाषाई साहित्य के मान सम्मान और सरोकारों के लिए संघर्षरत सोबती का लेखन देश दुनिया के पाठकों के लिए हमेशा ही पठनीय और उल्लेखनीय रहा है। सोबती का लिखा हर बार स्वयं उनके लेखक की सीमाओं के आगे जाता है और उनके लेखक के नए नए रूप से हमें अवगत कराता है। इस तरह से कई और बातें हैं जो की जा सकती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सीधे जिंदगी नामा पर आऊं और शुरुआत की जो भूमिका है इस आलेख की उसको छोड़ दूं, क्योंकि आज हमें जिंदगी नामा पर ही केंद्रित यह वक्तव्य रखना है। यद्यपि कृष्णा जी के उपन्यास एक से बढ़कर एक हैं और वे उनकी सृजन पंक्ति में समान रूप से देदीप्यमान हैं, फिर भी अगर किसी एक कृति को उनका मैग्नम ओपस कहा जा सकता है, हमारे समक्ष ऐसी कोई बाध्यता आए चुनाव की, तो वह उनका उपन्यास जिंदगी नामा ही ठहरता है। जिस किसी को पंजाब के विभिन्न राग रंग देखने हो, उत्सवों की मिठास और लोग बाग का जमघट देखना हो, तो उसे इस उपन्यास को निश्चय ही पढ़ना चाहिए। पूरे परिवेश का प्रतिनिधि चित्रण यहां हो सका है। इस उपन्यास के कथा वस्तु में अविभाजित पंजाब का सौंदर्य और उसकी गर्माहट जब देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर सियासी राजनीति और भाई और भाईचारे को तकसीम करने वाली सोच भी दिखाई पड़ती है, और ऐसी सीमित सोच से उत्पन्न होने वाली पीड़ा भी। मित्रों, मरजानी से लेकर जिंदगी नामा तक की यात्रा में एक चीज जो कृष्णा जी के लेखक के साथ चली है, वह है उनके भीतर की पंजाबियत और जिंदा दिली का जिंदा रहना, और साथ ही उन्हें अपने शब्दों में उसी ठसक और जज्बे से प्रस्तुत करने की उनकी जिद का होना। कृष्णा सोबती खुद स्वयं के बारे में लिखती हैं, अजीब सर्द गर्म मिट्टी की तासीर वाली यह तस्वीर मेरी खुद मुझे ही हैरान परेशान करती रही। दूसरों की निगाह से अपने को देखती हूं तो एक मगरूर घमंडी औरत, चमक दमक वाला लिबास और अपने को दूसरों से अलग समझने वाला अंदाज। अपनी नजर से अपने को जांचती हूं तो एक सीधी सादी खुददार शख्सियत।
वक्त और खुदा दोनों ही जिस पर ज्यादा मेहरबान नहीं, फिर भी अपने जिगरे के जोर से जिंदा दिल। भाषा देखिए और स्वयं की व्याख्या देखिए कृष्णा सोबती के शब्दों में। साथियों, जिंदगी नामा उपन्यास की शुरुआत एक लंबी कविता से होती है। इस कविता में मानो सोबती ने यह संकेत दे दिया है कि इस कृति के भीतर उनके पाठक क्या पा सकते हैं। पूरे उपन्यास का सार और सौंदर्य इन पंक्तियों में एक बारगी समाहित कर दिया गया है। उपन्यास में पद्यात्मक गद्य को इस प्रकार अनुस्यूत किया गया है कि पाठक उससे बंधा रह जाता है। न सिर्फ वाक्य विन्यास के स्तर पर गद्य के प्रचलित ढांचे को तोड़ा गया है, बल्कि शब्दों के चयन और उसके काव्यमय प्रभाव को लेकर भी रचनाकार के भीतर कई अनायास सायास प्रयत्न हमें दिखाई देते हैं। धरती को माता के रूप में अरसे से चिन्हित किया जा रहा है, मगर वह माता अलहड़ और कुछ कुछ मादक भी हो, इसके लिए सोबती की इन पंक्तियों को देख सकते हैं। सोबती जी लिखती हैं, गल बहियों सी उमड़ती मचलती दूध भरी छातियों सी, चनाब और झेलम की धरती मां बनी, कुर्ते के बंद खोलती दूध की बूंदें ढरकाने को। उचित ही दूध भरी छातियां एक संतुष्ट और संपूर्ण स्त्री के मातृत्व का गौरव है। आगे अपनी इसी कविता में वे मेहनत कश स्त्रियों का क्या बिंब खींचती हैं, इसे देखिए। ऐसे अनोखे अलबेले पंजाब के दूधिया घरों में रांगली पीढ़ियों पर बैठी रानियां घूं घूं चरखा कातती, तकलों पर महीन सूत निकालती, भरी भरी गहराई देहें मोटे गाढ़े खद्दर पट में लिपटी मेहनत महारानियां। देखिए कि कैसे उनके यहां ध्वनि व्यंजित होती है। साथियों, इस सुदीर्घ उपन्यास में जिंदगी नामा में पंजाब की मिट्टी में बसी जिजीविषा और कर्मठता को भली भांति अभिव्यक्त होते हुए हम देख सकते हैं। यह उपन्यास अविभाजित पंजाब के गुजरात जिले में स्थित शाहपुर गांव की कहानी कहता है। इसकी शुरुआत में शाहनी और शाह के बीच जिस दाम्पत्यपूर्ण रिश्ते की गर्मजोशी को दिखाया गया है, संतान के लिए लालायित दंपति की कसक को भली भांति शब्द प्रदान किए गए। बाद में उनके यहां उत्पन्न उनके पुत्र लाली के माध्यम से पात्रों की हसरतों और कहानियों दोनों को विस्तार मिलता है और उसके इर्द गिर्द भी कथा के कुछ सूत्र संरचित और विकसित होते हैं। कृष्णा सोबती जी की भाषा में वह सब कुछ है
जो एक समर्पित लेखक की भाषा में हम तलाशते हैं और जिसे आदर्श के रूप में आगे हिंदी के साहित्यिक इतिहास में देखा जाएगा। वह आदर्श हो, वह दृष्टांत हो, जो कहें। एक लेखक होने के नाते सोबती जी समाज में आ रहे बदलावों पर नजर रखती हैं। उनकी वैयक्तिक चेतना जागृत है और उनका लेखक वंचितों, शोषितों के पक्ष में खड़ा दिखता है, एकदम प्रत्यक्ष तो कभी प्रछन्न रूप में। अपनी मिट्टी से गहरे जुड़ी सोबती के यहां विद्रोह के स्वर भी अपने वतन, परिवेश और परंपरा से आसक्त गहरे अनुरक्ति भाव से निकल कर आते हैं। स्त्रियों के बीच की छेड़छाड़ में जहां उनके स्त्री पात्र उन्मुक्त और खिलंदड़ नजर आते हैं, वहीं उनके गहरे भीतर उदासी और उबाल के कई घटक दिखते हैं। अपेक्षाकृत पर्दा मुक्त समाज में प्रदत्त तमाम प्रतिष्ठाओं और पंजाब जैसे प्रदेशों के अपेक्षाकृत खुले माहौल में भी आर्थिक और सामाजिक निर्णय से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों में स्त्री की बेबसी को सहज ही पाया जा सकता है। बाह्य और आंतरिक स्तरों पर उनके पात्रों के भीतर का यह अंतर्द्वंद उनके रचनाकार की एक बड़ी विशेषता है। यह संयोग नहीं है, यह संयोग मात्र नहीं है कि ए लड़की और मित्रों मरजानी जैसी उनकी कृतियों का इतना सशक्त मंचन हो सका। नामवर सिंह लिखते हैं, कृष्णा सोबती की तलवार उनकी कलम है, अनकोट। कृष्णा सोबती की भाषा निश्चय ही एक प्रयोगधर्मी भाषा है। भाषा को अपने कथ्य के हिसाब से एक कुशल मदारी की तरह प्रयोग में वे ले आती हैं। उन्हें पढ़ते हुए बार बार यह लगता है कि एक लेखक किसी कुशल मदारी से कम नहीं होता। वह जिस तरह अपने पात्रों को लेकर हमारे समक्ष आता है, और जिंदगी नामा में तो पात्रों की बहुलता है। भाई बहन की प्यार भरी तकरार से शुरू होता यह उपन्यास क्रमशः पूरे पंजाब को हमारे सामने ला छोड़ता है। प्रकृति चित्रण ऐसा कि मानो सारे दृश्य आपके सामने प्रकट हूबहू आ रहे हों। वे वर्णित दृश्यों को आपसी छेड़छाड़ और हंसी मजाक को, रोशनी को, उजाले को, चांदनी को मानो अपनी भाषा में बांध लेना चाहती हैं, उन्हें यथासंभव पुनर्प्रस्तुत कर देना चाहती हैं। जिंदगी नामा की भाषा पूरे परिवेश की सुंदरता और रागात्मकता, नृत्य और गीत गायन को समाहित कर लेने की भाषा है। यहां लड़कियों के शर्माने का भी वर्णन क्या खूब अंदाज से किया गया है। मसलन निक्की बेबे द्वारा कुछ कहे जाने पर लड़कियों का शर्माना कैसा होता है, इसे देखिए।
कृष्णा लिखती हैं, सिर पर कीड़े और मिडियों के जाल बिछाए कंवारियां शर्मा शर्मा हंसने लगी। इसी तरह लाला जी जब कहानी कह रहे हैं तो वहां स्मृतियां हैं, शास्त्र हैं और तमाम दूसरे संदर्भ हैं और हैं लोक कल्पना और सर्जना भी। उन्हें सुनते हुए हर उम्र के लोग अपने अपने हिसाब से उसमें कुछ न कुछ जोड़ते चले जा रहे हैं। इसी पंचायत से कई सारे पात्र निकलकर हमारे सामने आते चले जाते हैं। उनकी कहानियां, उनकी सोच, उनके यात्रा विवरण भी हमें सुनने देखने को मिलते हैं। वह समय जब गांव में किसी बड़े बुजुर्ग के मुख से ऐसी लंबी कहानियों का दौर चला करता था और तमाम लोग उन्हें सुनने के लिए एकजुट होकर बैठा करते थे, तब कहानियों के बीच में आपसी हास परिहास का दृश्य भी खूब बनता था, जिसे कृष्णा सोबती ने पंजाब की पृष्ठभूमि में पूरी जीवंतता के साथ पुनर्सृजित किया है। जिस तरह मैला अंचल में फणीश्वर नाथ रेणु ने कोशी अंचल की भाषा और उसके ऊंघते मिजाज को बखूबी उतारा है, उसी तरह जिंदगी नामा में कृष्णा सोबती ने पंजाबियत के चटख रंगों से हमारा परिचय कराया है। जिस तरह मैला आंचल की आंचलिकता कईयों के लिए उसके रसास्वादन में सीमा का काम करती है, उसी तरह पंजाबी के कई शब्द और मुहावरे जिंदगी नामा के पाठकों को जहां तहां कुछ देर के लिए रोकते हुए प्रतीत होते हैं। मगर जब पाठक इन अंशों पर कुछ धैर्य के साथ रुकता है और फिर पढ़ता है तो उसे पाठकीय आनंद का अपूर्व रस भी प्राप्त होता है, जिसे रोला बार्थ प्लेजर ऑफ टेक्स्ट की संज्ञा देते हैं। यही आंचलिकता इन दोनों उपन्यासों की बड़ी ताकत बनकर हमारे समक्ष उभरती है। मित्रों, इस उपन्यास में शाहनी का चरित्र बड़े ही प्रभावी रूप में हमारे सामने आता है। एक जगह अलस सुबह शाहनी के डर को व्याख्यायित करते हुए लेखिका लिखती हैं, शाहनी के पांव ऐसे भारी हुए कि किसी ने तन मन की सत्या खींच लिया हो। यहां जीवन के सभी रंग सहज ही देखने को मिलते हैं। राह चलते घर गृहस्थी के कई सारे काम निपटाने हों, स्त्रियों की आपसी चुहलबाजी की छौंक हो या फिर किसी जवान लड़की की सुंदरता को बरबस निहारने और स्वयं ही बल खाते जाने के प्रसंग हों, कृष्णा सोबती की कलम से कुछ भी छूटता नहीं है। एक जगह का यह प्रसंग देखिए। कोट, साहनी ने साग सब्जी झोली में डलवा टुक अलिये की धी फतेह को देखा। चिट्टा दूध कश्मीरी रंग, पीड़ा गदराया बदन, ओढ़नी तले जवानी का
पत्थर बंधा हुआ, देखकर जी की भूख उतरे। अनकोट। ऐसे कई चित्रणों में कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रों मरजानी की नायिका मित्रों की याद बरबस आ जाती है। कृष्णा सोबती स्त्रियों की कामुकता, दैहिकता और उनकी यौनिकता को स्त्री की जिस निगाह से देखती हैं, वह दृष्टि विरल है और उन्मुक्त भाव से किया गया उसका चित्रण पाठकों के लिए खास है, अकुंठित भाव से संपन्न है। वहां निसंदेह बोल्डनेस और मादकता है, मगर यह सब कुछ रागात्मकता की चादर तले यूं प्रस्तुत है कि वह कहीं से अश्लील नहीं जान पड़ता। ऐसे ही शाहनी की चाल के इस चित्रण को देखें। कोट। तावली तावली लोहारों की गली से हवेली जा निकली, तावली तावली लोहारों की गली से हवेली जा निकली। अनकोट। जब कम्मो बाबू से शाहनी के बहाने कुछ सुनाने को बोलती है, तब बाकी लड़कियां भी उसकी हां में हां मिलाती हैं और हीर सुनाने की जिद करती हैं। इस समवेत आवाज को कृष्णा की लेखिका उच्छा भर आवाजों को चहकने जैसा दर्ज करती है। यह हंसी है तो मिस्री जैसी, और अगर धीरे धीरे किसी चाल को रूपायित करना हो तो उसके लिए तावली तावली कहा गया है। ऐसे और कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जी। मजीद अहमद से जो उनकी बातचीत हुई थी, जो नया ज्ञानोदय में फरवरी 2018 के अंक में प्रकाशित है, उसमें एक जगह कृष्णा सोबती नई पीढ़ी की रचनाशीलता को लेकर जिस साफ गोई से टिप्पणी करती हैं, हम उस टिप्पणी को भी लेते हुए चलते हैं। कृष्णा जी बतलाती हैं, अब भी मैं टेक्नोलॉजी की परतों से उभरती नई पीढ़ी की लेखकीय मानसिकता से कुछ न कुछ सीखने के काबिल हूं। हालांकि मैं जानती हूं कि मैं समय की सीढ़ी लांघने जा रही। मित्रों, कृष्णा सोबती उस पीढ़ी की लेखिका हैं जिनके यहां बदलते भारत की कई जिंदा तस्वीरें सहज ही मौजूद हैं। उन तस्वीरों में बनते आदर्श हैं तो बिगड़ते यथार्थ भी, और इन्हीं के बीच सांस लेता, दुबकता, सुबकता बेहतर मानवीय समाज का स्वप्न भी मौजूद है। सोबती ने अपनी उन्हीं स्मृतियों और स्वप्नों को शब्दों में ढालने की एक महत्वपूर्ण कोशिश की है। स्त्री मात्र के किसी फॉर्मूलाबद्ध लेखन की सीमा का अतिक्रमण करते हुए उनके लिखने का उद्देश्य सिर्फ स्त्री समस्याओं को उठाना भर नहीं है, बल्कि इसके आगे उनके यहां समाज की समग्रता को और विभिन्न कालों में उपस्थित समस्याओं को चिन्हित करने का स्पष्ट प्रयत्न दिखाई पड़ता है। निश्चय ही कोरे स्त्री विमर्श तक केंद्रित महिला साहित्यकारों के समक्ष वे एक बड़े मानदंड या कहें चुनौती के साथ खड़ी नजर आती हैं। यहीं पर यह उल्लेखनीय भी है
कि उनके स्त्री पात्र ऐसे दूसरे वाद आधारित रचनाकारों से अधिक सशक्त और जीवंत हैं। उनके पूरे लेखन जगत में जीवटता से भरे ऐसे कई स्त्री पात्रों को हम देख सकते हैं और जो हमारे भीतर कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। वापस जिंदगी नामा पर लौटते हैं तो इस उपन्यास में लोक परिवेश को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए कृष्णा सोबती ने वहां के बुल्ले शाह और शाह लतीफ जैसे संतों, लोक रचयिता रचयिताओं को और उनकी पदों, उनकी पंक्तियों को जगह जगह पर प्रयोग में लाया है। जानबूझकर उस समृद्ध खजाने से उन पंक्तियों को चुना गया है जिनके माध्यम से कभी पात्रों के मनोजगत को चित्रित किया गया है तो कभी कथा परिस्थिति को समुचित ढंग से रूपायित करने में सहयोग लिया गया है। शाहजी और राबिया के बीच पनपते आकर्षण को बयान करती और अपरिभाषेय से दिखते और किसी चौखटे में न आने वाले संबंध को बयान करते और पात्रों के मन तक पहुंचते और उनकी आत्मा को अभिव्यक्त करती बुल्ले शाह की यह सूफियाना काफी अपने आप में कथा सूत्र को न सिर्फ गति प्रदान करती है बल्कि वातावरण को भी गजीन बनाती है। वे पंक्तियां सुनिए। मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, सात समुंदर दिल के अंदर मैं दिल से लहर उठाऊंगी। मैं प्यारा यार मनाऊंगी, मैं बादल हो जाऊंगी, मैं भर भर मेह बरसाऊंगी। ना मैं ब्याही ना मैं कुंवारी, पर बेटा गोद खिलाऊंगी। ना मैं ब्याही ना मैं कुंवारी, पर बेटा गोद खिलाऊंगी। एक दूना अचरज गाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी। इन पंक्तियों का सांदर्भिक प्रयोग वातावरण को किस तरह से जीवंत कर देता है और कैसे हमें लोक से जोड़ लेता है। और मित्रों, सोबती जी अपने इस उपन्यास में या कहिए कि अपने पूरे लेखन में हिंदी के व्याकरण और वाक्य निर्माण की संरचना को भी कई बार तोड़ती हैं। वह अपना उनका एक स्टाइल है, वह कोई जानबूझकर ऐसा करती हूं इसका दावा नहीं किया जा सकता। उनके गद्य में कई जगहों पर कविता का सा सांचा निर्मित होता है। इससे उनका गद्य भाषा और शब्द के स्तर पर ही नहीं बल्कि अपने भाषाई संरचनात्मक स्वरूप में भी अनूठा और जीवंत हो उठता है और कुछ कुछ खिलंदड़ भी। और यह खिलंदड़ापन कुछ ऐसा है कि कृष्णा सोबती इसके माध्यम से बहुत कुछ साध लेती हैं। स्त्रियों के विरोध के तेवर हों, समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों को महत्व देना हो या फिर उन्हें उनके हक के लिए तैयार करना हो, सोबती का लेखक यह सब अपने इसी खिलंदड़ी अंदाज में निपटा लेता है। अपनी इस पूरी कोशिश में
कृष्णा सोबती समाज की परंपरा और परिपाटी को अपने कंधों पर जिस तरह उठाए दिखती हैं, ऐसा लगता है कि इनके बगैर उनके लेखन को वह अपेक्षित समग्रता और बांकपन नहीं मिल पाएगा जो उनके स्वयं के लिए बनी कठिन लेखकीय कसौटी के लिए आवश्यक है। मसलन शाम में गांव कस्बों में दिया बाती करने की जो परंपरा है, उसका चित्रण कृष्णा ने किस तरह से किया है, इसे हम इन पंक्तियों में देखें। कोट, त्रिकाल बेला शाहनी ने देवटों में तेल डाल बाती की, एक दूजे को लौ दिखाई और हाथ जोड़ सिर नवाया। दीवा जले दुश्मन टले, रिजक का छींटा अंदर पड़े, दीपक तेल बिछुड़े मेल। चाची महरी ने लौ को हाथ जोड़े माथे से छुआ लिया, संध्या पड़ी उतारनी, मेरे सगले दुख निवारणी। अनकोट। इस प्रसंग में भी हम देखते हैं कि गांव जवार की लोक परंपराओं को कितनी आत्मीयता से सोबती प्रस्तुत करती हैं। एक तरफ शाहनी है तो दूसरी तरफ महरी। दियाबाती के इस प्रसंग में दोनों को समान रूप से आस्थावान और महत्वपूर्ण दिखलाकर कृष्णा सोबती ने समाज के भीतर की रागात्मकता और तब मौजूद रिश्तों के साझेपन को छूने की कोशिश की है। एक दूजे को महत्व देने की यह परंपरा जब टूटने लगती है तो समाज में कई समस्याएं आ खड़ी होती हैं। पात्रों के संवाद पंजाबियत से भरे हुए हैं और बड़े टटके जान पड़ते हैं। हाजिर जवाब भी शाहनी और करतारों के बीच की इस बातचीत को देखिए। शाहनी ने पुचकारा, उठ करतारो, त्रिकला उतर आई, दिलबाग को साथ ले जा और बुलावा पूरा कर आ। दिलबाग से माथा कौन खपाएगा शाहनी, दोनों कानों ये डोरा है। चाची ने झिड़का, चुपरी, डोरा है तो कौन रास्ते में उसने अर्जी पर्चा करना है, जा। ऐसे जाने कितने दिलचस्प प्रसंग इस उपन्यास में भरे पड़े हैं। यहां बूढ़ी स्त्री और जवान लड़कियों के बीच के संवाद की मुखरता को हम कई जगहों पर देख सकते हैं। स्त्रियों की मजलिस को चित्रित करने में, उनके सौंदर्य और उनके यौवन को अपनी कलम से नक्काशी करने में कृष्णा जी का कोई जवाब नहीं, मगर उनकी स्त्रियों में विलासिता या ठहराव नहीं है, या उनका सौंदर्य अलसाया हुआ और आराम तलब से भरा हुआ सौंदर्य नहीं है। प्रकटतः विपथगामी दिखते उनके कई स्त्री पात्रों के संघर्ष और जीवटता को कोई नकार नहीं सकता। ऐसे ही जिंदगी नामा की स्त्रियां गांव की मेहनत कश स्त्रियां हैं। वे चरखे चलाती हैं, दूध जमाने, दही लस्सी बिलोने से लेकर माफ करेंगे, रसोई और कई दूसरे कार्य करती हैं, और उन सभी कामों के बीच आपस में
हंसी मजाक करती हैं, एक दूसरे के दिल को पढ़ती हैं और अपने आसपास की कुमारियों की शादी की चिंता करती हैं। मैं एक इस उपन्यास से कुछ पंक्तियां कोट कर रहा हूं। नाक कानों से दमकती नई ब्याहियां, भर जवानी में गोता मारने को तैयार चुलबुली शोक मुटियारें, और और उठती उम्रें खिलखिल करती कंवारियां। अनकोट। यहां गुच्छा भर आवाजें हैं तो खिलखिल हंसती लड़कियां हैं। घूं घूं करते चरखों के हत्थों का संगीत है तो सहज ही तुक्केबाजी करती प्रतिभा है। जब शानों की मां बच्चों को भगाती है तो भागते हुए बच्चे उसे चिढ़ाते हुए गाते हैं। कोट। आने वाले लोहड़ी पर शानों की मां गोदी में बछड़ा खिलाएगी। अनकोट। तो वह शर्मा जाती है। इसका वर्णन कृष्णा सोबती किस तरह करती हैं यह भी देखिए। कोट। शानों की मां के तेवर धुलकर थानों में पसर गए, झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया, अरे कुछ शर्म करो लाज करो। अनकोट। यहां शर्माना है तो निक्का निक्का। यहां माएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं दूध चुंगाती है। कृष्णा सोबती का लेखक निश्चय ही स्त्रियों के सामूहिक परिवेश और उनके सामूहिक सौंदर्य को रचने में खूब रमता है। कह सकते हैं कि जिंदगी नामा उपन्यास में कृष्णा सोबती ने सामूहिकता को एक बड़ा क्षितिज प्रदान किया है। भाषा और भाषा के तेवर तो खैर उनकी ताकत है ही। फिर चाहे मित्रों मरजानी की आक्रामक भाषा हो या हम हशमत के चुटीले तेवर हो, डार से बिछुड़ी की कशिश हो या जिंदगी नामा का बांकपन, सोबती हर जगह अपनी कलम से बखूबी मनचाहा काम लेती है। उनके लेखन का मूल्यांकन किसी लैंगिक सीमा में बंधकर नहीं किया जा सकता। वे किसी स्लोगन से परे सहज रूप से अपने मूल मिजाज के अनुरूप लिखती हैं। हां, इतना कहा जा सकता है कि वे स्त्री लेखन के बदलावों और उनमें समाहित विषयों की साक्षी अवश्य रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या आज का स्त्री लेखन पुरुष लेखन के दबाव में है, कृष्णा सोबती बतलाती हैं, हमारा स्त्री लेखन कोट हमारा स्त्री लेखन पुरुष प्रधान लेखक के नियंत्रण में नहीं, वह अपनी पुरानी पारिवारिक चौखट के दबाव में से निकलने की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति कर रहा है। स्त्री अपनी दैहिक सीमाओं से उभरकर अपने व्यक्तित्व की खोज में है। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ा है और गृहस्थी के बाहर का बड़ा आकाश भी ज्यादा निखरा है जो उसे नई संज्ञा नई भाषा दे रहा है। अनकोट। मित्रों, यह इंटरव्यू जो है वह बीबीसी के लिए कृष्णा सोबती जी के साथ रत्ना कौशिक की बातचीत है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और एक शेर रखता हूं। यह शेर परवीन शाकिर का शेर है। किस कोपल की आस में
किस कोपल की आस में अब तक वैसे ही सरसब्ज हो तुम, अब तो धूप का मौसम है, बरसात गुजर गई जाना। किस कोपल की आस में अब तक वैसे ही सरसब्ज हो तुम, अब तो धूप का मौसम है, बरसात गुजर गई जाना। इस शेर के सहारे कृष्णा सोबती से पूछा जा सकता है कि आखिर क्या बात है कि भारत पाक विभाजन के अरसे बाद उन्हें अविभाजित पंजाब की खुशबू अपनी स्याही से हम सबके सम्मुख रखने की जरूरत पड़ी। मगर वहीं यह ख्याल भी आता है कि यह रचना अगर उनके जेहन में ही दम तोड़ देती और कागज पर नहीं उतर पाती तो साहित्य जगत का कितना बड़ा नुकसान हो उठता। कृष्णा जी के भीतर की रागात्मकता और उसमें निहित पंजाबियत की यह सौंधी खुशबू उनके इस उपन्यास में आद्योपांत फैली हुई है। यहाँ आजादी पूर्व भारत के ग्राम्य परिवारों और उनमें अंतर्निहित विशाल कौटुंबिक भावना को देखा और समझा जा सकता है। ऐसे ही प्रकृति चित्रण का कमाल कई जगहों पर हम इस उपन्यास में देखते हैं। सावन का यह चित्रण देखिए। कोट, सावन की जल बिंबियां यह आ और वह जा, फनकारे मारते पनीले मेह ऐसे घिर घिर आए जो गाजी मर्दों के लश्कर, बादल गरजे कड़के कड़ाकों से मानो फौजों की टुकड़ियां, बिजली लप लप चमके जो तलवारें, चमा चम झमाझम। अनकोट। और तेज होती बारिश में घर से निकलने को आतुर आगे बच्चों से खचाखच भरे मदरसे की गतिविधियों का यह चित्रण भी कितना जीवंत है। कोट, मदरसे में बैठे बच्चों ने हाथी जैसा मंडराता बादल जुम्मे वाले खूह पर देखा तो दबा दब बस्ते संभालने लगे। अनकोट। रेणु की ही तरह कृष्णा शोभती भी शब्दों के माध्यम से गत्यात्मकता को बखूबी हमारे समक्ष रख पाती हैं। बच्चों की भगदड़ पर मौलवी जी की धौंस, ओए रानी खां के ढेके, और फिर उनकी आवाज की उपमा किस तरह से दी गई है। कोट, मौलवी जी की आवाज में ऐसा टंकार कि अभी दिन उघड़ा हो। अनकोट। अब देखिए कि किसी की आवाज से दिन भी निकल सकता है, किसी की आवाज से दिन भी निकल सकता है। यह चमत्कार कृष्णा सोबती की भाषा में ही संभव है। इसी तरह छोटे बच्चों की शैतानी और उनकी तुकबंदी की सरलता में भी उनका लेखक खूब रस लेता है। एक उदाहरण, लायक से बढ़िया फायक, अगड़म से बढ़िया बगड़म, हाजी से बड़ी हज्जन, मूत्र से बड़ा हग्गन। अनकोट। बच्चों की शैतानियों और उनकी छेड़छाड़ को अभिव्यक्त करने में कृष्णा का मन थकता नहीं है। किसी भी बड़े लेखक की यह पहचान होती है कि वह बाल मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान को किस तरह से पकड़ पाता है, वृद्धों के मनोविज्ञान
ज्ञान हो। मगर यह उपन्यास सिर्फ प्रकृति चित्रण या बाल सुलभ चेष्टाओं के विवरण मात्र तक स्वयं को सीमित नहीं करता। यहां कत्ल होते हैं, घरों में डकैतियों को अंजाम दिया जाता है और थानेदार की उपस्थिति मात्र से घबराते और उससे बचते लोग भी नजर आते हैं। जमींदारों द्वारा मजदूरों और श्रमिकों के शोषण की कहानी है और स्वयं श्रमिकों के भीतर इस परिघटना को देखने के पीछे की पीढ़ीगत विभिन्नता भी है। गांवों में प्रचलित होशियारी और सयानेपन के किस्से हैं। स्त्रियों के वैदव्य का रुदन राग है और इसके बावजूद अपने देह राग से स्पंदित होता स्त्री शरीर भी है। कहने की जरूरत नहीं कि सोबती का मन अपने स्त्री पुरुष पात्रों के बीच के आकर्षण को रेखांकित करने और उन्हें उभारने में खूब रमा है। खासकर राबिया के सौंदर्य चित्रण में कृष्णा सोबती की कलम ने तो मानो कमाल ही कर दिया हो। इस उपन्यास के अलग अलग हिस्सों में क्रमवार उसकी सुंदरता को चित्रित किया गया है। कभी गाती हुई राबिया तो कभी मैले दुपट्टों वाले सूट में शर्माती राबिया, कभी किसी अवसर पर अपने संकोच से दोहरी होती राबिया तो कभी स्वयं अपने भीतर के संकोच को तोड़ती और बाहर निकलती साहसी राबिया। शाह जी जब राबिया के गाने की प्रशंसा करते हैं तो राबिया खुश होती है और शर्माती भी है। छोटी छोटी प्रशंसाओं से आगे बढ़ते हुए ही शाह जी और राबिया का यह संबंध आगे बढ़ता है। स्त्री के मन में गहरे पैठ रखने वाली कृष्णा इसे एक संशय के रूप में शाहनी के मन में काफी पहले भांप लेती हैं। मगर यह वह शुरुआती दौर है कि देखिए किस तरह उसे हवा हवाई कर दिया जाता है। कोट, पसार में जा लकड़ी की पेटी खोलिए तो लड़की के लिए शाह जी की तारीफ सुन अपने जियरे को भुड़क दिया। मुडरी, इस छोटी सी कंजक से द्वैत कैसा। अनकोट। जो राबिया शाहनी के बच्चे की देखभाल करती है और जो बाद में शाह जी को मन ही मन चाहने लगती है और शाह जी भी जिसके आकर्षण से बच नहीं पाते, उसी राबिया को लेकर उपन्यास के उत्तरार्ध में शाहनी के भीतर की खलबलाहट को समझा जा सकता है। मसलन उपन्यास का यह अंश। कोट, राबिया पैड़ियों से नीचे उतर गई तो शाहनी ने अपनी देवरानी से कहा, जेठ तुम्हारा लड़की के सवैये काफिये ऐसे मग्न होकर सुनता है जो लड़की के मुंह से फूल झड़ते हो। इस पर देखिए देवरानी क्या कहती है। कोट, जिठानी यही हाल तुम्हारे देवर का। लड़की मरजानी में रोशनाई भी तो बहुत, जो पोथी उठाती है पढ़ लेती है। लाली से ही सुन ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता कहता है। यही सिर मुन्नी सिखाती है उसे। अनकोट।
उपन्यास के परवर्ती हिस्सों में हम देखते हैं कि राबिया को लेकर शाहनी और उसकी देवरानी दोनों में ईर्ष्या के पनपे बीज बेतरतीब झाड़ियों की शक्ल में आकार लेने लगते हैं। यह भी कम रोचक नहीं कि लाली शाह शाह शाहनी के बेटे के मदरसे जाने के प्रसंग को सोबती ने विस्तार से बताया है और वहां राबिया लाली शाह के साथ साये की तरह हर पल नजर आती है। चाची महरी के अधूरेपन को कृष्णा ने बड़ी बारीकी से दिखाया है। वह सिर्फ शरीर से ही अधूरी नहीं है, मां नहीं बन सकती, बल्कि उसके प्रेम भी अधूरे हैं। बावजूद इसके वह अपनी स्मृतियों को खूब खूब जीना चाहती है। उसके मनोजगत का एक चित्रण देखिए। कोट, चाची ने करवट ली, करता तेरे रंग, कभी चित चित्ते में भी था कि मुड़ इस बैठ के सोऊंगी। कहां दार जी, कहां शाह जी, सपने की न्यायी ओझल हो गए। चल रही महरिये, जब तक श्वासस है पछलियां याद करती रह। अनकोट। छोटी छोटी बातों को सौंदर्य की वक्रता देने वाली और गद्य में पद्य का मुहावरा रचने वाली कृष्णा सोबती स्त्रियों और लड़कियों के बीच की जाने वाली छेड़छाड़ का कोई मौका नहीं छोड़ती, फिर चाहे चुनरी रंगने का मौका हो या कोई और दस्तूर। एक कुछ पंक्तियां और देखिए। दोपहरी खुले कोठों पर मुटियारें रंग रेजने बन गई, कुंडों में रंग और घोल और नारंगी जाने लगी। अनकोट। यहां पर अलग अलग रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंगों की जानकारी भी विस्तार से दी गई है। गांव में कई जगहों पर दुपट्टे रंगने के एक प्रचलित कार्य को उन्होंने अपनी भाषा में एक विशेष भंगिमा प्रदान कर दी। इस तरह से कई और ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। अपने इस उपन्यास में सोबती ने अपने बचपन में देखे पंजाब को पुनर्प्रस्तुत किया है। यहां आप उस पंजाब से रूबरू हो सकते हैं जो आज देखने को कम मिलता है और जिसकी खुशबू विभाजन के बाद कहीं खो सी गई है। कईयों को तब यह एहसास नहीं था कि यह आजादी हमें ऐसी कीमतों पर मिलेगी। जिंदगी नामा में इतिहास है और संस्कृति भी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय की राजनीति है तो उस समय की सामूहिकता और पर्व त्योहार भी। लोहड़ी और बैसाखी हैं तो महिलाओं द्वारा चरखा चलाने और कपड़े रंगने के किस्सों का जिक्र। शाह जी की बैठक वह जगह है जहां दुनिया भर से खबरें आती हैं, उन पर खूब बहस मुबाहिसे होते हैं। कभी अंग्रेजों के बनाए कानूनों की चर्चा होती है तो कभी बंगाल में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों की तो कभी विश्व युद्ध की। और जब कुछ न हो तो पंजाबी गीत संगीत का खजाना खुल जाता है। लाहौर, काबुल और बासरा की स्त्रियों से लेकर कृषिगत नीतियों की चर्चा सब कुछ समाहित है यहाँ। यह पंजाब सोबती के लिए सिर्फ एक नॉस्टेल्जिया भर नहीं है,
बल्कि जब एक लेखक के रूप में वे पीछे मुड़कर अपनी स्मृतियों की दुनिया में लौटती हैं, तब वे आज के हिसाब से अपने विगत के पंजाब को देखती हैं। यद्यपि आज से कल की कोई तुलना नहीं की गई है, मगर आज उस दौर को जीते हुए सहज ही वहां अब तक हुए बदलावों को भी देखा समझा जा सकता है। लेखक स्वयं इस बहाने अपनी व्यक्तित्वता के सूत्र भी तलाशता हुआ दिखता है। एहसास यह भी होता है कि इसे लिखते हुए कृष्णा सोबती स्वयं भी अपने जीवन का आनंद लिए हुए चलती हैं। निश्चय ही किसी एक जगह पर इतने सारे पात्रों का जमावड़ा किसी लेखक के लिए बड़ी चुनौती का सबब बन सकता है और उसका लिखा अपने निर्वहन में गड्ढमड हो सकता है। मगर यह सोबती की कलम का सोहबत है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी कहानियां आपस में कमोबेश गुंथी हुई हैं और उनके मूल में या कहें केंद्र में शाह और शाहनी है। मदरसे में एक साथ पढ़ने वाले संसार चंद्र और शाह जी की बातचीत भी बड़ी दिलचस्प है। कभी संसार चंद पढ़ने में शाह जी से पीछे रहते थे, आज वही संसार चंद थानेदार बन गए हैं और अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ने में लगे हैं। संसार चंद अपनी नमक का हक अदा कर रहे हैं तो शाह जी अपना देश प्रेम निभा रहे हैं। एक प्रसंग देखिए, कोट, बात यह है कि सरकार 100 सैकड़ा या हजार लाखों बंदों से नहीं डरती, खतरा खाती है तो बगावत के बीज से। इस पर शाह जी हंसते हुए जवाब देते हैं, बीज बीज तो बादशाहों उगते उगते ही उगेगा, अनकोट। ऐसे कई और संदर्भ हैं मित्रों, लेकिन मुझे लगता है काफी बातचीत हो गई है, तो अब जो है मैं इसके कुछ एकाध हिस्से को पढ़कर अपनी बातचीत समाप्त करता हूं, क्योंकि पहले ही काफी समय ले लिया है और इस पर काफी कुछ कहा जा सकता है, मगर शायद इस माध्यम से बहुत ज्यादा कहना उचित न हो। तो एक आध कोई और अंश पढ़कर मैं इस बात को यही समाप्त करता हूं। एक अंश और पढ़ता हूं अपने इस आलेख का। यद्यपि एक हिस्सा और पढ़ता हूं। अविभाजित पंजाब के गुजरात में स्थित जिस गांव के माध्यम से यहाँ पंजाबियत और पंजाबी संस्कृति को अविकल रूप में प्रस्तुत किया गया है, दरअसल अपने बचपन और अपनी किशोरावस्था में देखे गए माहौल को ही काल्पनिक रंग देते हुए प्रस्तुत करने की अपनी कोशिश में सोबती ने उन तथ्यों के साथ कल्पना की एक अद्भुत उड़ान भरी है, जिसमें जीवनानुभव के साथ जीवन पार के दर्शनों का सही रूप में समामेलन संभव हो सका है। कुल मिलाकर यह कि ये सभी चरित्र ऐसे हैं जो हमारे आसपास के हैं और सच्चे जान पड़ते हैं। वे अपने गुणों और अपनी कमजोरियों के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। इसी सामान्य से दिखते चरित्रों के अस्तित्व को आधुनिकता और परंपरा दोनों ही दृष्टियों के बीच रचा और विकसित किया गया है। किसी आधुनिकता और स्त्री पुरुष विमर्श के घाल मेल से परे ये बस अपनी जिंदादिली को जीते हैं और इनके जीने के ढब में ही इनका दर्शन छुपा हुआ है। सोबती के रचित पात्र
इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी अनूठी जीवन शैली और उनकी बेलौस सोच उन्हें बोल्ड बना जाती है। उल्लेखनीय यह भी है कि यह बोल्डनेस पश्चिम से आयातित बोल्डनेस नहीं है, बल्कि यह हमारी ही जातीय और सामूहिक अवधारणा से निकला हुआ साहस और आत्मविश्वास है। और मित्रों, जो कृष्णा सोबती की भाषा की जो अतुलनीयता है उस पर काफी कुछ कहा गया है। तो आगे हम और की कड़ियों में कई और बातचीत करेंगे। मैंने जानबूझकर अपने इस आलेख को कुछ सीमित करके ही पढ़ा है, ताकि बहुत ज्यादा फिर लंबा ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग जुड़े और यह कार्यक्रम इस तरह से संभव हुआ। कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।